हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12। देखो, आप लोगों ने अभी तक एक टोटल 7 लेक्चर्स जो है वो आप लोगों ने देख लिया है, और अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले उसे देखिए। आपको सारी जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है चैप्टर नंबर फर्स्ट में, सॉल्यूशन में, उन सभी को मैंने डिटेल में समझाया है, और उन टर्म का हम लोग कन्वे करते हैं यूज। और आगे आने वाले चैप्टरों में और चैप्टर में भी, और इस चैप्टर में जब हम आगे और पहुंचेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसमें आप लोग उस टर्म का कर पाओगे यूज। तो जब आप उसको पढ़ के बैठोगे तो आपको वहाँ समझने में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और आज की क्लास में जो चैप्टर नंबर 1 है सॉल्यूशन, हम लोग समझेंगे एक्चुअली सोल्युबिलिटी क्या होता है। तो हम लोग समझेंगे सोल्युबिलिटी। तो आज का टॉपिक जो आपका होगा वो होगा सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी। अब सोल्युबिलिटी की बात करने हैं हमें, तो हमारे पास जो होगा वो सबसे पहली बात होगी, वो होगी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी कि अगर किसी गैस को सोल्युबल किया जाए, यानी घोला जाए किसी लिक्विड में, तो डिसॉल्व कैसे होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर बात हो रही होगी हेनरी की, यानी कि हेनरी लॉ, कहां इसका यूज होता है, उन सभी बातों को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद होगा सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और उसके बाद बात होगी सोल्युबिलिटी ऑफ इसमें आप लिक्विड कीजिए ना, लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि आप लिक्विड को लिक्विड में ही डिसॉल्व कर रहे होंगे। सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, यानी हम लोग लिक्विड में लिक्विड को डिसॉल्व कर रहे होंगे। और जो थर्ड वन आएगा वो आएगा सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ये क्या है, ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। जहां तक है कि आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक को पढ़ लेंगे, जहां पर हम लोग बात कर रहे होंगे हेनरी लॉ की। यहां से क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज्यादा आने के चांस रहता है, और यहां से क्वेश्चन जो है ना वो आपके बोर्ड के एग्जाम में बनते हैं। अब पहले बात होगी हमारी इसकी सोल्युबिलिटी की। ये जो टर्म है सोल्युबिलिटी, ये एक्चुअली होता क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखो सोल्युबिलिटी जो टर्म है, सोल्युबिलिटी जो टर्म है, सोल्युबिलिटी, इसका मीनिंग होता है कि किसी भी सॉल्वेंट में आप किसी सोल्यूट को कितने अमाउंट में डिसॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि हमारे पास एक बीकर है, क्या बताओ, एक बीकर है। इस बीकर में क्या है, वाटर है, मतलब कि लिक्विड की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, लिक्विड, ये लिक्विड हो गया। इस लिक्विड में आपको डिसॉल्व करना है शुगर। सपोज दैट आपको शुगर जो है, शुगर, और ये क्या बताओ, वाटर। तो एक्सटेंट ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट, कितनी एक्सटेंट तक आप उसको उसमें डिसॉल्व कर सकते हो। ऐसा थोड़ी होता है कि बहुत सारे सॉल्वेंट में आप उससे भी ज्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो, नहीं ना। अलग अलग सॉल्वेंट के अमाउंट पर डिपेंड करता है सोल्यूट की उसमें सोल्युबिलिटी। देखो अब भाई मान लो क्या हो, शुगर है। अब शुगर को अगर आपने डिसॉल्व किया, किसमें बताओ, वाटर में, तो मान लो 50 ग्राम है, और ये क्या है, ये 500 ml, तो डिसॉल्व इजीली हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या है, अगर मान लो NaCl होता, NaCl होता, तो NaCl भी इसमें डिसॉल्व हो सकता है। तो डिसॉल्व का एक्सटेंट क्या होता है, हमेशा अगर आपने मान लो इसमें डिसॉल्व किया ऑयल, एक ड्रॉप लो ऑयल, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आपने इसमें ऐड कर दिया, बताओ क्या ऑयल इस वाटर में डिसॉल्व होगा, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो नेचर है किसका, ऑयल का और वाटर का, वो डिफरेंट डिफरेंट है। वाटर होता है कैसा, पोलर, पोलर सोल्वेंट, और जो ऑयल होता है वो
क्या होता है? नॉन पोलर। नॉन पोलर, अब ये पोलर नॉन पोलर क्या है, इन सब बातों को हम लोग समझ चुके हैं 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, देखो यानी कि हम यहाँ पर एक चीज बात करते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, क्या बताओ, हम लोग बात करते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, हम लोग लाइक डिजॉल्व लाइक की बात करते हैं। डिजॉल्व एक ऐसा सबस्टांस होगा किसी दूसरे सबस्टांस में जिनका नेचर बिल्कुल सेम रहना चाहिए। ठीक है ना, तो एक आपको टर्म ये लिखना है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, और एक आपको यहां पर समझना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। क्या या आप कह सकते हो सैचुरेशन, एक टर्म है सैचुरेशन। इस टर्म का क्या मीनिंग है, सपोज करो आपने क्या लिया 500 ml वाटर लिया और आपने इसमें पहले 50 ग्राम ऐड किया शुगर ऐड कर सकते हो, या फिर आप लोग ऐड कर सकते हो NaCl, आप सॉल्ट बोलते हो, रॉक सॉल्ट हो गया। ठीक है, 50 ग्राम ऐड किया, स्टीर किया, खुल गया, फिर ऐड किया 100 ग्राम, स्टीर किया, खुल गया। ऐसा ही आपका शौक है घोलना, घोलते रहो, एक समय ऐसा आएगा जब डिजॉल्व होना बंद कर देगा, पहले गाढ़ा हो जाएगा, है ना, डिजॉल्व करते करते क्या होगा, पहले गाढ़ा हो जाएगा, फिर और करो डिजॉल्व और हो जाएगा, क्या गाढ़ा हो जाएगा, यानी कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, है ना, मतलब कि गाढ़ा होगा। फिर आपने एक समय ऐसा आएगा कि अगर आपने 1 ग्राम भी शुगर या फिर सॉल्ट ऐड किया तो उस वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, उस वाटर में डिजॉल्व, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के बाद में जो सॉल्वेंट है वो और अधिक क्या चीज है, सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकता। दैट्स मीन कि ये सॉल्यूशन क्या हो चुका है, सैचुरेट। क्या हो चुका बताओ, तो सैचुरेशन मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्या, कि मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in given amount of what, solvent। after that, क्या कहा मैंने कहा after that dissolution of solute not possible, मतलब अगर आपने थोड़ा सा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट के डिजॉल्व होने के बाद अगर आपने थोड़ा सा भी और सोल्यूट ऐड किया तो डिजॉल्व, दैट्स मीन सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। दैट्स मीन आपको यहां लिखना है, दैट्स मीन solution get what, saturated। क्या मीनिंग है इसका, कि जो सॉल्यूशन है वो क्या हो चुका है, वो सैचुरेट हो चुका है। इस मीनिंग का लगे तुमको पता कि सैचुरेशन क्या होता है। सैचुरेशन का मीनिंग ये है कि सॉल्वेंट का अमाउंट जो तुमको दिया हुआ है उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिजॉल्व हो चुका है, इतना डिजॉल्व हो चुका है कि उसमें अगर हम और सॉल्यूट करना चाहें डिजॉल्व तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, इसका मीनिंग क्या है कि सॉल्यूशन क्या हो चुका है, सॉल्यूशन हो चुका है सैचुरेट। आप समझ में आया कि ये जो वाटर है आपने इसमें पहले खोलते रहे, एक समय ऐसा आएगा जब इसमें और घुलना बंद हो जाएगा, कौन, सॉल्यूट। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो सॉल्वेंट है वो और डिजॉल्व नहीं कर सकता। देखो मान लो कि वाटर है, आपने अगर वाटर में शुगर ऐड किया, मान लो आपने 50 ग्राम शुगर ऐड किया, तो ये जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है। क्या होता है, उस स्पेस में जाकर के जो इसके पार्टिकल है वो ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है ना, बैठ जाते हैं। तो जब आपने उसमें शुगर को मिलाया, एक समय ऐसा भी तो आएगा जब सारा स्पेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, तो उसमें डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो सैचुरेट हो गया, वो सैचुरेट। अब भाई यहाँ पर क्या है, द
10 बच्चे बैठ सकते हैं, 10 आके बैठ गए, 11 बच्चा नहीं बैठ पाएगा। क्यों? स्पेस खत्म। हम कहेंगे रूम क्या हो गया? सैचुरेट हो चुका है। किससे? बल्बों से, है ना। तो सैचुरेशन का मीनिंग पता सबको होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं सोलिबिलिटी की, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखना, लाइक डिजॉल्व, लाइक ऑयल जो होगा ऑयल में ही डिजॉल्व होगा। देखो मैं पेंट कर रहा था, क्या मेरे हाथ में पेंट लग गया, क्या लग गया? काला काला पेंट लग गया। हाँ पेंट, पेंट बोलते, पेंट बोलते हैं, जो बोलते हैं, ठीक है ना। अब मेरा हाथ हो गया ब्लैक ब्लैक, क्या मैं पानी से धोऊंगा साफ हो जाएगा? नहीं ना। मैंने धोया, मैंने पानी से धोया, साफ ही नहीं हुआ, चिपका चिपकी और हो गया। मैंने जैसे ही तारपीन का ऑयल आता है ना, पेंट में गिरते हैं, उसको डाइल्यूट करने के लिए हम उसमें तारपीन का ऑयल डालते हैं। मैंने जैसे ही उसमें अपने हाथ को भिगोया, ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग, मैजिक हैपन्स, जादू हो गया। मैंने कहा इससे धुल गया, पानी से नहीं धुला, इससे धुल गया। इसका मीनिंग, पानी का नेचर था कैसा? पोलर। और जो पेंट था, पेंट जो करते हैं वो था ऑयली, यानी नॉन पोलर। तो पेंट पोलर था, सॉरी पेंट था नॉन पोलर, वाटर था पोलर। डिजॉल्व किया नहीं, साफ ही नहीं हुआ, डिजॉल्व ही नहीं हुआ, मतलब डिजॉल्व नहीं हुआ ऑयल। पेंट में तारपीन का ऑयल जो तारपीन का ऑयल है, उसमें पेंट डिजॉल्व ही नहीं हुआ, तो साफ नहीं हुआ। ओ सॉरी, पेंट जो था वो डिजॉल्व हो गया तारपीन के ऑयल में, गेट क्लीन योर हैंड, साफ हो गया। वाटर में नहीं हुआ, वाटर पोलर। हाँ तारपीन का ऑयल जो है वो नॉन पोलर है, और वाटर क्या है? पोलर है। तारपीन का तेल नॉन पोलर, और जो पेंट होता है, पेंट ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, और ये भी क्या? ऑयल, नॉन पोलर। क्या हो गया? डिजॉल्व। क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया। बात समझ में आ रही है? डिजॉल्व हो गया। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सोलिबिलिटी। नहीं आया? लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और एक सैचुरेशन का, ठीक है ना, सैचुरेटेड है ना, आपको ये कॉपी करना, ठीक है, फटाफट से, ठीक है, कॉपी करो जल्दी से पेपर पे आ गया, ठीक है भाई। तो आप ना इसमें एक चीज और लिखो, इसमें क्या? देखो सॉल्यूशन क्या हो गया? सोल्यूट प्लस सोलवेंट होता है ना भाई। मैंने क्या कहा? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन बना किसे बताओ? सॉल्यूशन जो आपको बनेगा वो किसे बनेगा बताओ? सोल्यूट प्लस सोलवेंट, है ना। यानी कि एक ऐसा समय आएगा जब ये अपने डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, और हम इसको क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ना, यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो मैंने आपको अभी समझाया था कि ये जो पार्टिकल्स है ना, इसके बीच का जो स्पेस है, जो वाटर मॉलिक्यूल का जो स्पेस है ना, उसके बीच में इतने ज्यादा सोल्यूट आकर के क्या हो जाएंगे? स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे कि इसमें फर्दर और सोल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। और उस कंडीशन में हम लोग क्या बोल देंगे कि ये भैया डायनामिक इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रीच हो गया है। और यहाँ पर क्या हम लोग बोलते हैं कि हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ना वो हो गया है, सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड, ठीक है। तो आपने लिख लिया होगा। तो अब सबसे पहले जो टॉपिक होगा हमारा आज का अगला, वो ये होगा, क्या भाई? हमारा टॉपिक होगा solubility of gas in liquid. Solubility of gas in liquid, ठीक है। गैस कैसे डिजॉल्व होगा इसमें? लिक्विड में। देखो सपोज कीजिए, अच्छा आप सभी लोगों ने ना ये तो जानते हो ना कि जो भी आता है पेप्सी तो ब्रांड का नाम ले लिया मैंने, है ना, बस 4 हो गया। कोई भी सोडा वाटर है, गैस क्या करते हैं? उसको गैस के साथ में सील करते हैं ना। जो सपोज करो आपके पास एक बोतल होता है ना, बोतल, ये इस टाइप का बोतल होता है, बोतल ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है, सोडा वाटर। अब इसके ऊपर CO2 गैस बता दो, CO2 गैस क्या था?
जो भी आप पीते हो, कोका कोला पी लेते हो या क्या पीते हो, हाँ फेंटा पी लेते हो, लिम्का पीते हो, उन सबके अंदर जब खोलते ढक्कन तो ऐसे आवाज आती है ना। कौन सी गैस बाहर निकलती है? सोडा वाटर को अंडर हाई प्रेशर सील करते हैं ताकि उसकी जो स्वाद है ना वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल है क्या किसका? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो इसको किसने बताया? हेनरी ने बताया, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, आप लोग क्या लिखोगे? हेनरीज लॉ। हेनरी ने सबसे पहले समझाया कि अगर आप एक्स मोल, मान लो मोल है क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो हम लोग डिफाइन ही कर लेते हैं। क्या कहा इसने? कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस dissolved in liquid is directly proportional to the vapor pressure। क्या कहा मैंने? vapor pressure of liquid। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये आपको समझना है नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, हम कहना चाह रहे हैं कि हेनरी ने इतना समझाया लोगों को कि जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, किसका? लिक्विड का। कौन सा लिक्विड? जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो, क्या चीज? गैस। तो जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा गैस क्या होगा? डिसॉल्व होगा। देखो ना, जो आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे CO2 गैस, उतना ही ज्यादा अंदर डिसॉल्व होगा। किसमें? लिक्विड में। तो इसका जो हेनरी ने जो हेनरी था भाई साहब, हेनरी भाई साहब, उसने फॉर्मूला दिया था क्या? कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, समझा था कि मोल जो फ्रैक्शन होता है वो एक्स से नोट करते हैं, डिटेल ना डिनोट करते हैं। ये काई होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या इसको ऐसे लिख सकते हो P किसका? छोटे ना, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। चलो, P दैट इज प्रोपोर्शनल X। X क्या है? गैस के मोल। क्या है? मोल आंसर निकल, सॉरी मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। क्या है? मोल फ्रैक्शन। आप जैसे ही साइन हटाते हो प्रोपोर्शनलिटी का, यहां पर एक आता है कांस्टेंट, हम उसे बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या बताओ? KH क्या है? KH है हेनरीज कांस्टेंट। KH है क्या? KH इज हेनरीज कांस्टेंट। ये हेनरी का कांस्टेंट होता है, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। ये डिपेंड करता है इसके लिक्विड के नेचर पे, है ना। इट डिपेंड्स द वैल्यू, क्या लिखूंगा? द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट depend on the nature of liquid, ठीक है। अलग अलग लिक्विड के लिए ना अलग अलग होता है, सॉरी नॉट लिक्विड, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, ठीक है, नेचर ऑफ गैस, ठीक है। अलग अलग गैस के लिए अलग अलग वैल्यू KH की है, ठीक है ना। अब देखो, अगर KH की वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है, KH की वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है, उससे सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है? आप यहाँ पे ध्यान रखो। देखो, ये फॉर्मूला है मेरे पास, तो ये सब कुछ निकले कहां से आएगा? फॉर्मूले से निकल के आएगा। देखो, ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला। तो बताओ यहाँ से जो गैस के मोल फ्रैक्शन है, भाई H मतलब क्या होगा? मोल फ्रैक्शन, और गैस क्या है? तो गैस लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या है? P फॉर वेपर प्रेशर, और यहाँ पर क्या है? KH। अब ये बताओ ध्यान से करके, ध्यान से देखो, ध्यान से। अलग अलग गैस है, उसके लिए KH की वैल्यू अलग अलग होती है, क्योंकि वो नेचर पे डिपेंड करता है किसके? गैस पे। कौन? KH की वैल्यू।
अब अगर KH की वैल्यू कम होगी, क्या होगी? तो बताओ ये जो होगा वो क्या होगा? इसकी वैल्यू लेस, तो इसकी वैल्यू हाई। जितना कम वैल्यू होगी KH की, उतना ही गैस के मोल फ्रैक्शन ज्यादा डिसॉल्व होंगे। किसमें? गिवन लिक्विड में। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। द वैल्यू ऑफ as the value of KH decrease, क्या होगा? solubility of gas increase। क्यों? क्योंकि देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना? और अगर as लिखो and value of KH increase, solubility of gas decrease। क्या होगा बताओ? गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। यानी जितना ज्यादा KH की वैल्यू होगा, ज्यादा X यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगा, कम मिलेगा। तो बहुत बार ना क्वेश्चन ये पूछता है आपको कि अलग अलग तुमको गैस के लिए ना KH की वैल्यू दे देगा और बोलेगा बताओ किस गैस की सेम प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी जो होगी वो लिक्विड में वो ज्यादा होगी या मोर होगी, है ना? तो इसे कॉपी करो। फिर अपन लोग अभी देखेंगे टेबल, एनसीईआरटी में बेहतरीन सा टेबल है, उसको हमें स्टडी करना है। ठीक है, कॉपी करो जल्दी से इसको। तो हेनरी लॉ ना आप देखो यहाँ पर कि कैसे गैस के नेचर में डिपेंड करता है। क्या? हाँ, गैस के नेचर पे KH की वैल्यू डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर हीलियम का कितना बताओ? 293 केल्विन। बताओ कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस। यानी एट 20 डिग्री सेल्सियस सबकी बात होगी। वो देखो KH वैल्यू कितना है? 144। कितना है? 144.97। अब ये हीलियम की वैल्यू है। उसका बात तो सबसे नीचे 303 केल्विन पर कौन है? ऑक्सीजन गैस है। देखो कितना है? 46.82 KH वैल्यू। पता ऑक्सीजन, चलो पहले बात करते हैं ऊपर की। देखो हीलियम गैस 20 डिग्री सेल्सियस पर 293 केल्विन पर KH वैल्यू कितनी है? 144.97 है। उसी टेम्परेचर पर 293 केल्विन पर O2 की जो है वैल्यू, KH वैल्यू, वो कितना बताओ? 24.86। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वैल्यू? P के देखो जो गैस है, गैस मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन P अपॉन क्या हो जाएगा? KH। KH की वैल्यू देखो क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। भाई पता हो हीलियम और ऑक्सीजन में से किसकी KH वैल्यू कम है? ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होगा उसी टेम्परेचर पर एज कंपेयर टू हीलियम। ठीक है ना? अब देखो ऑक्सीजन, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन जो है उसका 303 केल्विन आपने टेम्परेचर राइज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इफेक्ट देखो गैस के सॉल्युबिलिटी की। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो जो KH वैल्यू है वो बढ़ गया। KH वैल्यू देखो क्या, KH वैल्यू ऑक्सीजन की बढ़ गया। अगर KH वैल्यू बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक है ना? तो ये टेबल से देख करके हमें साफ पता चल रहा है कि KH वैल्यू जो है वो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है और अलग अलग गैस के लिए KH वैल्यू अलग अलग है। इसीलिए डिफरेंट गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है, डिफरेंट गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिफरेंट होता है। ठीक है ना? तो आप एक टेबल को इजीली रीड कर सकते हैं। ये ऑर्गन गैस है, देखो 298 केल्विन कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस एट। जो ऑर्गन गैस है वो 40.3 है। 40 पॉइंट देखो CO2 गैस आपको दिख रहा है। इस सब में CO2 गैस देखो 1.67। कितना कम KH वैल्यू है?
अगर इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, अगर KH की वैल्यू बहुत ही कम है, तो बताओ गैस की कितनी ज्यादा होगी, सोल्यूबिलिटी, है ना। इसीलिए हीलियम गैस को डिजोल्व नहीं कर सकते हम लोग जल्दी से। तो सोडा वाटर में हीलियम गैस नहीं लिखते, मतलब नहीं लेते, क्या लेते हैं, CO2, है ना। तो CO2 गैस क्यों लेते हैं सोडा वाटर में, जब आप लोग ना डिजोल्व गैस मतलब खोलते हो तो उसमें जो डिजोल्व CO2 होता है बाहर निकल के आता है एकदम से। क्यों, प्रेस ढक्कन खोला, प्रेशर हटाया तो गैस अंदर रहेगा नहीं, जैसे ही प्रेशर हटेगा ये वाला P, गैस निकल के बाहर आएगा, ठीक है ना। ये डिजोल्व, प्रेशर कम, गैस कम होगा डिजोल्व, ठीक है। तो आपको टेबल जरूर करना चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ एक गिवन है, एक स्टैटिक है, देखो ध्यान से। यहां पर है मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन सॉल्यूशन ऑफ कौन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ना लिक्विड होता है, ठीक है। HCl गैस फॉर्म में भी होता है, तो हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। ये क्या मोल फ्रैक्शन, ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या ये, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा ये उतना ही ज्यादा क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। हाँ सॉरी उल्टा बोल दिया, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही अधिक डिसॉल्व होगा, ठीक है ना, गैस, ठीक है। तो ये आपको तो ध्यान में रखना है, ठीक है। एक आप लोगों ने अभी आपको समझाया मैंने कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या था भाई, अच्छा ये तुम्हें कॉपी करना है, ठीक है। ये फटाफट ले लो, ये टेबल तुम्हें अपने नोट्स में मेंशन करने हैं और आपको लिखने भी है, और यहाँ पे तुम्हें टेम्परेचर का, इसके नीचे आपको इफेक्ट भी लिखना है, जो कि आगे मैं आपको लिखाऊंगा। चलो देखो उसमें नेक्स्ट क्या है, आपको इसमें लिखना है एज टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखो यानी कि आपको यहां पर लिखना है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जितना कम टेम्परेचर होगा, अभी आपने देखा ना, टेम्परेचर अगर कम था तो O2 गैस ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है। देखो यार टेम्परेचर O2 का कितना है, 293 केल्विन, KH वैल्यू कितना है 34.86, मोर सोल्यूबल है यहाँ पर O2 गैस। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ते ही KH वैल्यू बढ़ गया। अब KH वैल्यू अगर बढ़ेगा तो O2 वैल्यू जो डिसोल्यूशन है कम हो जाएगी उसकी सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं ध्यान से कि इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट, इसी वजह से क्या होता है, एक्वाटिक स्पीसीज, जैसे मछलियां हो गई, ऐसे स्पीसीज जो जल में रहते हैं वो समर में नीचे पहुंच जाता है, बॉटम में, कहाँ, क्योंकि समर के मौसम में क्या होता है, अभी मई जून का मंथ है, अप्रैल का मंथ है, इतना ज्यादा धूप है, क्या होगा उससे ये होगा कि वाटर हीट हो जाएगा। तो वाटर हीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, O2 की जो KH वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा, कहाँ, इन समर। अब KH वैल्यू अगर बढ़ गया तो जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब गैस जो O2 है वो कम मिलेगा सरफेस पे वाटर के। तो जो स्पीसीज है, एक्वाटिक स्पीसीज है, उसको ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि जो एक्वाटिक स्पीसीज होता है ना वो डिजोल्व ऑक्सीजन को वाटर में से इनहेल करता है, मतलब लेता है बाय द गिल्स, है ना, गिल्स की हेल्प से। तो जब O2 गैस कम होगा डिजोल्व, तो वहां पर वो अच्छे से कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते। और अगर कोल्ड वाटर होगा, नीचे जाएगा बॉटम में, टेम्परेचर क्लैश हो जाएगा, O2 ज्यादा होगा डिजोल्व। इसीलिए क्वेश्चन ये बनता है कि एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर, ठीक है। गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में ज्यादा अच्छे से कंफर्टेबल फील करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है पेपर में, इस साल बोर्ड में आता क्वेश्चन ये, व्हाई एक्वाटिक स्पीसीज फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर।
वाई बना देता यहाँ से, तो उसका आंसर ये था, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज इन समर वेकेशन द केज वैल्यू इज इंक्रीज ड्यू टू विच सोलिबिलिटी ऑफ गैस O2 डिक्रीज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, वाई aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm है। वार्म वाटर के कंपेरिजन में कोल्ड वाटर में ना क्यों पसंद करता है एक्वाटिक स्पीशीज। ये आपको इसका जो आंसर है ना वो आपको लिखना है खुद से, ठीक है। इसका आंसर आप खुद से लिखना, क्योंकि मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है ना। इसको ले लो फटाफट से ऐसे। फिर अब हम लोग हेनरी लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। कॉपी को जल्दी से